हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप अपने ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून एक्सेप्ट कर लो। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का बेसिक्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं इसका लिंक जो है, फर्स्ट वीडियो का लिंक बेसिक्स ऑफ लिक्विडेशन, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी जाके पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद में आज वाला ये वीडियो देखिएगा। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है, कंपनी कैसे लिक्विडेट होती है, वाइंड अप कैसे होती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन से पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं टू लिक्विडेट द कंपनी, और लिक्विडेटर जो होता है जिसे कंपनी अपॉइंट करती है वो लिक्विडेशन प्रोसेस को कैसे फॉलो करता है, जिसके लिए लिक्विडेटर को अपना एक फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है कि उसने असेट्स कौन कौन से अमाउंट पे रियलाइज किए हैं एंड लाइबिलिटीज को कैसे कैसे पे किया है। देन उसके बाद में मैंने आपको एक फॉर्मेट भी बताया था, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें इस साइड रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में आपको बताया था 4 चीजें आती है: कैश एट बैंक, असेट्स रियलाइज, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर, जिसे हम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी भी बोल सकते हैं। देन पेमेंट साइड में ये इतने सारे कलेक्शन हो गए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिटेल में बताया था वीडियो 1 में, पार्ट 1 में, आप वहां से देख लेना, ठीक है। पेमेंट साइड में सबसे पहला सीक्वेंस आता है लीगल एक्सपेंस का, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का, देन लिक्विडेशन एक्सपेंस, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, देन डिबेंचर होल्डर को पे होता है, देन उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पेड होता है। तो आज मैं आपको एक सम सॉल्व करके बताने वाला हूं, जिससे आपका जो भी बचा कुछ डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा एंड देन उसके बाद में साथ साथ हम सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं रीड करता हूं, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2019। एबीसी लिमिटेड वॉलंटरी लिक्विडेशन पे जा रही है और 31 दिसंबर 2019 को लिक्विडेशन हो रहा है। एंड देन उसका बैलेंस शीट भी गिवन है, आप देख सकते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में दिया है 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, मींस 5000 प्रेफरेंस शेयर है और एक 100 रुपया फेस वैल्यू, सो टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए। देन उसके बाद में 2500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड 75 पेड अप, मींस 100 रुपए में सिर्फ 75 रुपीज ही पेड अप है, बाकी के 25 रुपीज इक्विटी शेयर का बाकी है अभी देना, ठीक है। टोटल अमाउंट 1,87,500। 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹60 पेड अप, मींस 100 रुपीज में सिर्फ 60 रुपीज का कलेक्शन हुआ है, 40 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर शॉर्टेज होता है फंड का तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे रिटर्न ले सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि कॉल बैक करना है या नहीं करना है। अगर सफिशिएंट फंड हुआ तो नो नीड टू कॉल बैक। नेक्स्ट दिया है 15% डिबेंचर्स और अमाउंट है 2,50,000। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, जो ऊपर 15% डिबेंचर है उस पर ही इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है 37,500, और क्रेडिटर्स को पे करना है 3,18,750। देन असेट साइड में आप देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 281, 250, ठीक है। तो यहाँ पे सारे असेट्स दिए हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या होता है, आपका मिसलेनियस एक्सपेंस होता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता है, कोई भी रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होता है, तो उसको ऑलरेडी हम नलीफाई करते हैं, उसे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है, 0 अमाउंट मानेंगे। देन उसके बाद में फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे आप, तो लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर्स फॉर 2 years, मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल का डिविडेंड देना अभी बाकी है, ठीक है। एंड द क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ ₹38,000। जैसे कि आप लाइबिलिटी साइड में देख सकते हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट 3,18,750 रुपए है, तो उसमें 38,000 जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज ड्यू या गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस बाकी होते हैं उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हम क्रेडिटर्स में सबसे पहले किसको पे करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं, उसके बाद में
हम नॉर्मल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 3,18,750 में से 38,000 इंक्लूसिव है, तो पहले हम 38,000 को पे करेंगे एंड बैलेंस अमाउंट बाद में पे करेंगे। देन सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है द असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। फॉलोइंग असेट्स को रियलाइज किया गया है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए में। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था, आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 2,50,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में सोल्ड किया गया है, 3 लाख में। तो हम जब यहाँ पे असेट्स रियलाइज्ड का अमाउंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 लाख रुपए लिखेंगे, ना कि 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसे करके सारे एसेट्स को करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक एंड डेटर्स। देन उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट दिया है एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट ₹27,250। लिक्विडेशन एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट साइड में। देन उसके बाद में दिया है लिक्विडेटर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन। ओके, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। ठीक है, सो लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 3%। 3% किस पर दिया है, 3% ऑन असेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ करके, क्योंकि कैश थोड़ी ना रियलाइज किया, कैश तो वैसे ही पड़ा है ना। अगर आप 1,000 रुपए किसी को जाके बेचोगे तो 1,000 रुपये मिलेगा ना। ठीक है, तो कैश रियलाइज नहीं होता है। ठीक है, कैश को छोड़ के बाकी जितने भी असेट्स रियलाइज्ड हैं उन पर 3% निकालना है। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन के टाइम पे बताता हूँ कैसे करना है। देन उसके बाद में क्या लिखा है, अज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन डिबेंचर्स इज मेड ऑन 30th जून। मीन जो फाइनल पेमेंट है डिबेंचर को वो हमने कब किया है, 30 जून 2020 को किया है। ठीक है, अब वहां पे ऊपर डेट देख सकते हैं कि हमने लिक्विडेशन स्टार्ट कब किया, 31 दिसंबर को किया है, लेकिन हमने डिबेंचर को लास्ट पेमेंट कब किया, फाइनल पेमेंट 30 जून को किया है, मीन 6 महीना लेट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है, जो इंटरेस्ट होगा डिबेंचर के ऊपर वो 6 महीने का और कैलकुलेट होगा। ठीक है, और उसे भी हमें पे करना होगा। एंड देन लास्ट में बोल रहा है प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो वीडियो एक बार वापस से रिवाइज करके देख सकते हैं कि हाँ उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो लाइन वाइज मैं आपको पहले रिसिप्ट साइड में बताता हूँ, डेबिट साइड में। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कैश बैक। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे टू कैश एट बैंक। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, देख सकते हैं हम 75,000, तो यहाँ पर मैंने 75,000 रुपीज लिख दिया। देन उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है आप वही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे एंड देन लाइन वाइज जो भी आता जाएगा सॉल्व करेंगे। कैश एट बैंक के बाद क्या आता है, असेट्स रियलाइज्ड, टू असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, जो मैंने फॉर्मेट बताया उससे सॉल्व करने से आपको बेनिफिट क्या है कि आपको समझना, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि शुरू कहां से करूं। तो सिमिलरली आप यहां से शुरू करेंगे, ये पूरा 4 पार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप ये वाला साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो असेट्स रियलाइज, आप एडजस्टमेंट में देखेंगे सेकंड एडजस्टमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज में रियलाइज हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। स्टूडेंट मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ₹3 लाख। देन प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, सो यहाँ पे मैं प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख लिख रहा हूँ। देन उसके बाद में दिया है पेटेंट 75,000, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया पेटेंट्स 75,000। देन उसके बाद स्टॉक 1,50,000 एंड डेटर्स 2 लाख, सो यहाँ पर मैंने स्टॉक 150 एंड डेटर्स 2 लाख। ठीक है, इतने सारे एसेट्स को रियलाइज किया गया है, सबको टोटल करके क्या करेंगे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। सबको टोटल करके बाहर लिखते तो कितना आ जाता है 12,25,000, 12,25,000 रुपए आ जाते हैं। देन उसके बाद में क्या आता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। ठीक है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, बट ये क्वेश्चन हमने पूरा रीड किया, कहीं पर भी सिक्योरिटी क्रेडिटर्स था क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं था। ठीक है, तो भी मैं आपको फॉर्मेट को फॉलो करने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, नहीं दिया है तो हम यहाँ पे डैश करेंगे। अगर आप इसे नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर्मेट पूरा सीक्वेंस में जाए इस वजह से आपको बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आए। देन उसके बाद में क्या था कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब शेयर होल्डर से पैसे की कमी होगी तो हम उनसे कॉल बैक करेंगे, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि हमने पेमेंट किया ही नहीं है। अगर पेमेंट करेंगे, पैसे का शॉर्टेज हुआ तो हम कॉल बैक करेंगे, तो इसे हम अभी नहीं करेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो डेबिट साइड आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट साइड में पहले हमने कैश बैंक लिखा, ये तो हमने क्वेश्चन में से देख के कॉपी किया है। देन असेट्स रियलाइज, ये सेकंड एडजस्टमेंट में दिया था, तो जो असेट्स रियलाइज्ड हुए हैं उसका टोटल हमने करके बाहर लिख दिया। सर एक डाउट है, जो असेट्स का रियलाइजेशन अमाउंट नहीं दिया है उसका क्या करना है, उसका आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसे आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। ठीक है,
देन उसके बाद में सरप्लस भी नहीं दिया है तो उसे मैंने डैश किया। एंड कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो पेमेंट आएगा वो हम लास्ट में देखेंगे कि जरूरत है कॉल बैक करने की या नहीं। अब आते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में हम सबसे पहले पेमेंट किसको करें, तो जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हम पेमेंट किसको करते हैं, लीगल एक्सपेंस को। सबसे पहले हम पेमेंट किसको करेंगे, लीगल एक्सपेंस को। बट हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में कहीं पर भी लीगल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ था, तो हम इसे क्या कर देंगे, डैश, लीगल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। देन इसके बाद में क्या आता है, बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर अपना पैसा तो पहले निकालेगा ना, ठीक है, क्या पता अगर सारा पेमेंट कर दिया और पैसे ही नहीं बचे तो उसको तो लॉस हो जाएगा। इतना सब काम क्यों किया, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए थोड़ी ना किया, उसके फूफा का लड़का थोड़ी ना लगता है लिक्विडेटर, ठीक है, वो तो पैसे के लिए कर रहा है ना। तो सबसे पहले वो लीगल एक्सपेंस के बाद अपना रेम्यूनरेशन निकालता है, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट एडजस्टमेंट में दिया था ना ये एडजस्टमेंट, क्या लिखा था, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 3% ऑन असेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3% निकालना है असेट्स रियलाइज्ड पे, ठीक है, लेकिन कैश को इन्वॉल्व नहीं करना है, कैश को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो असेट्स रियलाइज कितना है, यहाँ पर दिया असेट्स रियलाइज और कितना है 12,25,000। तो हम क्या करेंगे, 3% ऑन 12,25,000 पे निकाला। और आप देख सकते हैं कि 12,25,000 में कैश इंक्लूडेड है नहीं, क्योंकि कैश तो हमने अलग से लिखा हुआ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 12,25,000 पे 3% निकाल दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 36,750 आ जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन समझ में आया होगा। अभी आप पूछोगे सर लास्ट लेक्चर में जो आपने बेसिक पार्ट 1 में बताया था कि उसमें तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन था, परसेंटेज मींस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करते वक्त, शेयर होल्डर को पेमेंट करते वक्त, असेट्स को रियलाइज करते वक्त। तो मैंने आपको बताया था कि सारी चीजों के ऊपर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन चार्ज करता है, बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि किस पर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ असेट्स रियलाइज पे दिया है तो हमने असेट्स रियलाइज पे निकाला, अगर आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता तो हम उस पर भी कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में क्या आता है हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो हमने क्वेश्चन में देखा था थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है ना एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, कितना था 27,250। तो वो हम कॉपी करके लिख देंगे 27,250। जस्ट सिंपल, यहां तक हो गया, 3 पार्ट यहां तक समझ में आया सभी को। देन उसके बाद में क्या था हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तीनों को पे करने के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करेंगे। आपको बताया मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट के कुछ पैसे बाकी हैं या एम्प्लॉयज का ड्यूज बाकी है, ठीक है, तो उसे पे करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में दिया था ना, आप देख सकते हो फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही लिखा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड का सेकेंड हाफ, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में सेकेंड हाफ में दिया था, द क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ ₹38,000, मतलब डायरेक्टली अमाउंट निकल के दिया हुआ है 38,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 38,000 लिख देना है, सिंपल, ठीक है। देन इसके बाद में क्या था हमारा डिबेंचर होल्डर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर, बाय डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। अब क्वेश्चन में देखोगे तो क्या क्या दिया है, देखो 15% डिबेंचर होल्डर है, कितना 2,50,000, तो इसे पे करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, 15% डिबेंचर्स को कितना पे करना है, 2,50,000 पे करना है। लेकिन आप नोटिस करोगे जस्ट उसके नीचे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स 37,500, तो वो भी तो साथ ही साथ पे करेंगे ना, वो भी तो डिबेंचर होल्डर को ही पे करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 37,500, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में क्या आप टोटल करके लिख दोगे यहाँ पे, नहीं, आपको याद होगा लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि जो फाइनल पेमेंट है वो हम कब कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को 30 जून को कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ था, 31 दिसंबर 2019 को। अब फर्स्ट लाइन में दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 2019 में 31 दिसंबर को, और फाइनल पेमेंट कब हुआ है, 30 जून को, मतलब 6 महीने बाद। दैट मीन्स डिबेंचर होल्डर को 6 महीने का और इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूं 1 जनवरी 2020 हो जाएगा ना, एक दिन बाद से, यहां से लेकर के 30 जून 2020 तक 6 महीने का इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पर करें, क्या 250 पर करें या दोनों के टोटल पे करें।
नहीं, आप किस पे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2,50,000। तो ये 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 15%। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट आपको बता देता हूं, 250 पर 15%, लेकिन कितने महीने के लिए? पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ कितने महीने का आएगा? 6 महीने का। क्यों? बिकॉज 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक 6 मंथ्स ही होता है, तो आप 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और इसमें ये कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 18,750, 18,750। ठीक है, अब तीनों का टोटल कर दोगे, बाहर कितना आ जाएगा? 306,250, 3,06,250। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया यहां तक। देन इसके बाद में क्या आता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। डिबेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो यहां पर आ जाएगा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्या? जो आपको लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया हुआ था उसी को कहते हैं। ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? 3,18,750। क्या हम उतना अमाउंट लिखेंगे? नहीं, हम 3,18,750 नहीं लिखेंगे। क्यों? बिकॉज हमने 318,750 में से इसके अंदर ही तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडेड था ना, तो हम 38,000 क्या कर देंगे वहां से? माइनस कर देंगे। हम 38,000 क्या कर देंगे वहां से? माइनस कर देंगे। जो बचेगा वो आउटर कॉलम में आएगा। दैट मीन्स 2,80,750 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में किसको पेमेंट देना बचा है? अब सिर्फ 2 लोगों को पेमेंट देना बचा है। किसको किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां पर लिख देते हैं हम बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट देना बाकी है आप देख सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना देना बाकी है? 5 लाख। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख एंड उस पे डिविडेंड भी तो बाकी है ना। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? प्रेफरेंस डिविडेंड पेंडिंग है, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। कितने साल का? 2 साल का। तो वो डिविडेंड भी हम पे करेंगे। ठीक है, डिविडेंड 2 साल का। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 इयर्स। कितना आ जाएगा? ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो 5 लाख पे डिविडेंड कितना है? 10%। तो 5 लाख पे 10% कितना आता है? 50,000। 50,000 1 ईयर का हो गया, तो 2 इयर्स का कितना हो जाएगा? डबल कर दो, 1 लाख। दैट मीन्स यहां पर 2 साल का डिविडेंड आ गया 1 लाख। सो टोटल आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? 6 लाख। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, 6 लाख। अब लास्ट किसको पेमेंट देना बाकी है? बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इसको पेमेंट देना बाकी है। लेकिन कितना पेमेंट देंगे? टोटल देखो, अगर आप देखोगे टोटल कितना है? इक्विटी शेयर होल्डर को इतना पेमेंट देना बाकी है 187,500 और 4,50,000। बट ये भी तो देख लें कि पैसा बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल करके देख लेते हैं। टोटल लिखना नहीं आपको, जस्ट रफली टोटल करके देखना है। ठीक है, डेबिट साइड में कितना हो जाएगा? 12 लाख और ये दोनों का 1 लाख, 13 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट साइड 13 लाख टोटल है। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा? अगर टोटल करेंगे तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, हम देख सकते हैं आप क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया यहाँ पे, तो टोटल कितना आ गया? 12,89,000 मीन्स 12,89,000 अब तक हमने पेमेंट कर दिया है। तो देखो यहाँ से मैं अगर माइनस करता हूँ इससे, तो यहाँ से अगर मैं माइनस करूंगा क्रेडिट साइड 12,89,000, तो अगर इसे हम पे करेंगे तो बैलेंस कितना बचता है? 11,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सिर्फ 11,000 रुपये बैलेंस बचे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो वो 11,000 रुपये सिर्फ एक इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 2 इक्विटी शेयर होल्डर है। एक आप देख सकते हैं वहां पे, एक ने 2,500 इक्विटी शेयर परचेस किया है और 7,500, 2 तरह के इक्विटी शेयर दिए हैं। ठीक है, एक का 75 रुपीज पेड अप है और एक का 60 रुपीज पेड अप है। तो ये 11,000 भी क्या करना होगा? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो आप सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको कि 11,000 पेंडिंग है। ठीक है, 11,000 रुपए ही सिर्फ बाकी है ये दो, इसको बांटने की। मैं यहाँ पे रफली लिख देता हूँ 11,000 रुपए सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को देना बाकी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता कर लें कि टोटल पेड अप कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो टोटल पेड अप कैपिटल मींस इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल पैसा देना कितना है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कितना देना बाकी है? 4,50,000। यहां पे मैं लिख देता हूं 4,50,000
प्लस 1,87,500। दो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, तो दोनों का मैंने टोटल कर दिया, कितना आ जाएगा 6,37,500। मीन्स इतना टोटल पेड अप बाकी है अभी, ठीक है। लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, हमारे पास बैलेंस तो सिर्फ 11,000 रुपए बचे हैं। अब ये 11,000 रुपए कैसे पे करेंगे, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस बेयर करना होगा। तो देखो अगर मैं निकाल दूं कितना लॉस होगा, अगर मैं यहां से बैलेंस अमाउंट निकाल दूं रिमेनिंग वाला, ठीक है, तो 11,000 रुपए अगर मैं निकाल दूं जो बैलेंस बचा है, तो उनको एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आप समझ जाना, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6,26,500, 6,26,500 का लॉस बेयर करना पड़ रहा है, किसे, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब ये लॉस का बर्डन जो है वो क्या होगा, एक अकेला शेयर होल्डर थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सब में क्या होगा, बांटा जाएगा, ठीक है। तो कितना लॉस बर्डन डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आप समझ जाओ। यहाँ पे देखो लॉस पर शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, लॉस पर शेयर कैसे निकलेगा, ये टोटल लॉस 626,500 को डिवाइड कितने से होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, कितने से डिवाइड करेंगे हम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, आप देखोगे तो 2,500 शेयर्स हैं एक में, और एक में 7,500 शेयर्स, तो टोटल कितना हो गया 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर मैं इसको हटा के कितना लिख देता हूं, 10,000, 10,000 शेयर्स, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 62.65 पर शेयर, मींस लॉस पर शेयर कितना आ गया 62.65 पर शेयर, एक शेयर पे 62.65 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हमारे पास दो तरह के शेयर्स थे, एक में कितना पेड अप था, एक में 75 रुपीज पेड अप था, ठीक है। तो 75 रुपीज हमने लिया था उससे, अब उसमें से लॉस कितने का हो गया, 62.65 का लॉस हो गया है, ठीक है। तो इतना रुपीज नहीं देंगे तो बैलेंस जो बचेगा वो हमें क्या करना होगा, उसे रिफंड करना होगा। तो बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कुछ 12.35, ठीक है, 12.35 यहां पे मैं लिख देता हूं, पर शेयर हमें क्या करना होगा, रिफंड करना होगा, ठीक है, रिफंड पे करना होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हमें उस इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करना होगा, पेड करना होगा, ठीक है। क्यों हमने, ये वापस से मैं बता रहा हूं, 75 रुपीज का हमने कॉल्ड अप किया था, ठीक है, उससे 75 रुपीज हर शेयर पे लिए थे हमने, जिसमें से 62.50 पर शेयर का लॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल बचा कितना, 12.35 पर शेयर, इतना तो देना पड़ेगा ना उसको रिटर्न, ठीक है, जो कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। एंड देन उसके बाद में दूसरा जो शेयर था, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, उससे हमने कितने पैसे लिए थे, 60 रुपीज, हमने हर शेयर का कितना पैसा लिया था, 60 रुपीज लिया था उससे, ठीक है। अब उसके ऊपर लॉस कितने का हो गया पर शेयर का, वही 62.65 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे उसने जितने भी पैसे हमने उससे लिए थे वो तो पूरा डूब गया, उल्टा क्या हो रहा है, नेगेटिव में बैलेंस जा रहा है। तो हम उससे क्या करेंगे, कॉल्ड अप करेंगे, कितना कॉल्ड अप करेंगे, 2.65 पर शेयर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कॉल करेंगे, ठीक है। ये क्या है पता ना आपको, जो हमने यहां पे लिखा था फोर्थ वाला पॉइंट, जो देखो स्टार्टिंग में मैंने रफ कर दिया था, टू कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, जिसे और भी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। सो दो नाम से आप बोल सकते हो इसको। तो ये वाला जो होगा ये हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला जो होगा उसे हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, ठीक है। जो नेगेटिव में आया है आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसा समझाने के लिए नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव में आया उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और जो पॉजिटिव वाला है उसे आप पे करेंगे, ठीक है। तो कितना देखो यहाँ पे पेंडिंग था, पहले हम इसका लिख देते हैं जिसे पे करना है। तो इसका बैलेंस कितना था, 7,500 ना, शेयर्स कितना है इसका 7,500, इसे रफ कर देता हूं मैं, 7,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12.35, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है,
यहाँ पे उल्टा कर दिया, कितना आ जाएगा ये 2500 शेयर्स है, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम 12.35 से। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30,875 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये बोलोगे सर यहाँ पे तो 11,000 ही बैलेंस आ रहा था, इतना बैलेंस कैसे आ गया? वेट बताता हूँ। ठीक है, इतना आपको पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉल भी तो कर रहे हो ना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे कॉल करोगे आप? 7,500 नंबर ऑफ शेयर्स पे कॉल करोगे, और हर शेयर पे कितना आपको कॉल अप करना है 2.65, इतना आपको कॉल अप करना है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 19,875 रुपीज आ जाएगा, 19,875 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसको टोटल करोगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा, टैली हो जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा देखो 13,19,375, 13,19,375 रुपीज, और इसी के साथ आपका सम क्या हो जाएगा, सॉरी 375 नहीं है 875। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा सम ये। ठीक है, ये एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, एक दो बारी वीडियो देखोगे बार बार रिवाइंड करके तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचा था 11,000 रुपये। ठीक है, मींस इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सिर्फ 11,000 बैलेंस बचा है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं 10,000, और उनको पेड कितना करना है, कुछ ज्यादा अमाउंट था। ठीक है, पेड अप कैपिटल ज्यादा था, तो हमने क्या किया, आप यहाँ पे 11,000 पेंसिल से लिख सकते हो या फिर रफली लिखो ही मत, रफ में लिखो 11,000 पेंडिंग है। ठीक है, अब उसके बाद में कैलकुलेशन, किसको कितना पेमेंट दिया जाए और इससे कितना लिया जाए। ठीक है, उसका कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, टोटल पेड अप कैपिटल कितना था आप देख सकते हैं। टोटल पेड अप कैपिटल मींस इक्विटी शेयर होल्डर दोनों जिसको पे करना है, एक का 450 था और एक का 1,87,500। ठीक है, तो टोटल 6,37,500 पे करना था इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस कितना था, रिमेनिंग बैलेंस 11,000 रुपये बचा था ना यहाँ पर। ठीक है, वो हमने माइनस कर दिया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ 6,26,500 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये लॉस तो एक अकेला इक्विटी शेयर होल्डर तो बेयर नहीं करेगा, ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बांट दो सभी को, कैसे बांटेंगे, टोटल हमने अमाउंट लिखा लॉस बेयर का और डिवाइड किससे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ शेयर से, मतलब 7,500 इक्विटी प्लस 2,500 इक्विटी शेयर, सबको दोनों को मर्ज कर दिया, क्लब कर दिया, तो 10,000 आ गया। तो लॉस पर शेयर इज 62.65 पर शेयर, इतना लॉस हो गया हर शेयर के ऊपर। ठीक है, अब लॉस बर्डन कैसे होगा, देखो इतना हो गया, अब बेयर तो सबको करना होगा। अब यहाँ पे मैंने 1 और 2 कर दिया है। ठीक है, 1 और 2, पहला वाला 75 रुपीज कलेक्शन था जो आपका 2,500 रुपया शेयर्स था, है ना, जो 2,500 शेयर्स वाला है उसने 75 रुपीज पेड अप किया था। ठीक है, तो हमने 75 में से 62.65 निकाल दिया, मतलब ये तो लॉस है ना, तो निकाल दिया, तो उसे बाकी का तो पे करना होगा ना, 12.35 रुपीज पेड करना होगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2,500 शेयर इंटू 12.35, तो इतना हमने पेड करना है उसको 30,875 रुपीज। और जो दूसरा वाला इक्विटी शेयर होल्डर था उससे हमने 60 रुपीज कलेक्ट किया था, लेकिन लॉस कितने पे हुआ 62.65। ठीक है, तो लॉस पर शेयर इतने का लॉस हुआ, तो उससे इतना ज्यादा लॉस हुआ है ना, तो इतना रुपीज क्या करेंगे हम उससे वापस लेंगे। ठीक है, 2.65 पर शेयर कॉल अप करेंगे, तो कॉल करेंगे तो यहाँ पर आ गया देखो फोर्थ वाला, कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, और कितने नंबर वाला था 7,500 शेयर्स वाला था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.65 से, तो आ जाएगा 19,875 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये वाला पार्ट सीख सकते हो। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो देखो, बोलते हैं ना कि सर्विस कैन नॉट बी स्टोर। ठीक है, लेकिन आप स्टोर कर सकते हो, अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है। ठीक है, तो सर्विस कैन बी स्टोर्ड एंड कैन बी रिपीटेड अगेन। ठीक है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, बार बार देख के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, और वैसे भी अभी आपको पता है कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं फाइनल ईयर के, तो आप ये अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।